हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, चाहे वो टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी टेट एग्ज़ाम, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, या फिर हरियाणा टेट हो, एच टेट, कोई भी ऐसा टेट एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, या फिर कोई भी परमानेंट टीचिंग एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, जैसे कि DSSB में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं टीचर बनने के लिए, या फिर आप KVS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगी, और आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था शिक्षण शिक्षण का संकुचित अर्थ व व्यापक अर्थ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बताया था, और मैंने उसी वीडियो में बताया था कि उससे आगे पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है, शिक्षण की परिभाषाएं मैं आगे वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो डिस्कस करूँगी, पाठ्यक्रम का अर्थ आपको बताऊँगी कि किस शब्द से लिया गया है, और उसके बारे में जो शिक्षण की परिभाषाएं हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। यदि आप यूपी टेट एग्जाम देना चाहते हैं तो शिक्षण की परिभाषाएं एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ यूपी टेट एग्जाम में 2 से 3 परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर सारी डेफिनेशन जितनी भी मैं करा रही हूँ उन्हें पढ़कर जाइएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम का अर्थ देखिए, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है। देखिए, अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम शब्द का प्रयोग किया गया, आपको पता ही होगा। करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है पाठ्यक्रम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, करिकुलम। ठीक है, तो देखिए, परंतु करिकुलम लैटिन भाषा के शब्द है। जो करिकुलम है, हम इसे इंग्लिश में पाठ्यक्रम को करिकुलम बोलते हैं, लेकिन ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, दौड़ का मैदान। करिकुलम का अर्थ क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए करिकुलम का अर्थ बताइए कि क्या अर्थ होता है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, दौड़ का मैदान। और ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, शिक्षा के अंदर इसका अर्थ है, शिक्षा के अंदर इसका अर्थ क्या है, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, शिक्षा के अंदर इसका अर्थ है छात्रों का कार्य क्षेत्र। क्या, छात्रों का कार्य क्षेत्र अथवा छात्रों की दौड़ का मैदान। छात्रों का कार्य क्षेत्र और छात्रों का दौड़ का मैदान। यहाँ पर दो शब्द हैं, दौड़ तथा मैदान। कौन से दो शब्द हैं, एक तो दौड़ और दूसरा शब्द क्या है, मैदान, प्रयुक्त किए जाते हैं। मैदान का अर्थ है पाठ्यक्रम से है, मैदान का अर्थ कहाँ से है, पाठ्यक्रम से है, और दौड़ का अर्थ किससे, छात्रों द्वारा अनुभव एवं उनकी क्रियाओं से है। देखिए, मैंने क्या बताया कि जो मैदान का अर्थ लिया गया है वो तो लिया गया है पाठ्यक्रम से, कि पाठ्यक्रम में क्या क्या है, और दौड़ का अर्थ किसमें, कि छात्रों का अनुभव और उनकी क्रियाओं से है। दौड़ का अर्थ क्या है, छात्रों का अनुभव और उनकी क्रियाओं से है। ठीक है, तो ये होता है पाठ्यक्रम का अर्थ। मैंने आपको बताया कि पाठ्यक्रम अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में करिकुलम इसको बोलते हैं, लेकिन ये जो करिकुलम है ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ मैंने आपको क्या बताया, इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। और मैंने आपको इसके बारे में और बताया कि दौड़ किसको बोला गया है, पाठ्यक्रम से है। दौड़ का अर्थ किससे, छात्रों के अनुभव से है, और मैदान का अर्थ किससे, पाठ्यक्रम से है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इससे बाहर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने आपको बताया। देखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो बस यही पूछा जाएगा कि बताइए पाठ्यक्रम जो है, ये इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम करिकुलम, ये कौन से भाषा से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा लैटिन भाषा से। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो इसका अर्थ पूछा जाएगा, बताइए करिकुलम का अर्थ क्या है, तो करिकुलम का अर्थ मैंने आपको बताया दौड़ का मैदान। बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इससे बाहर नहीं पूछा जाता। चलिए अब आगे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि मुनरो ने पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा है। ठीक है, मुनरो ने पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा है। देखिए, मुनरो ने कहा है, पाठ्यक्रम में वह सब क्रियाएं सम्मिलित हैं, जो ये हमारा पाठ्यक्रम है उसमें सभी क्रियाएं वह सम्मिलित हैं जिनका शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालयों में उपयोग करते हैं। क्या, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम उसका क्या करते हैं, विद्यालयों में उपयोग करते हैं। तो इन्होंने कहा है, मुनरो ने, कि पाठ्यक्रम में वह सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। ठीक है, मुनरो के अनुसार ये परिभाषा है, तो आपको ये याद रखनी है, माइंड में रखनी है, एग्जाम में खासकर यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलती है। चलिए मैं आगे आपके साथ शिक्षण की परिभाषाएं डिस्कस करूंगी। जितना पाठ्यक्रम में था और मुनरो के बारे में जो उन्होंने डेफिनेशन दी वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बस एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, करिकुलम कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपका आंसर होगा लैटिन भाषा का, और इसका अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर होगा दौड़ का मैदान। ये एग्जाम में देखने को मिलता है, बस यही आपको माइंड में रखना है। बाकी मुनरो की डेफिनेशन अगर आप यूपी टेट एग्जाम देना चाहते हैं तो इसको माइंड में रखिएगा। यूपी टेट एग्जाम में, एच टेट एग्जाम में, या फिर रीट के एग्जाम में डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं, तो वहाँ
वहाँ आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगी, बाकी सीटेट के एग्जाम में नहीं रहेंगी। तो चलिए आगे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ शिक्षण की परिभाषाएं। ये भी यूपी टैट, एच टैट एंड रीट के एग्जाम में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो सी टैट के एग्जाम में ऐसी कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे शिक्षण की परिभाषाएं। शिक्षण की परिभाषाएं देखिए, थाइन ने शिक्षण के बारे में क्या कहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण पढ़ाया है। आप पहले उसको समझ लेना कि शिक्षण क्या है, फिर उसके बाद आज मैं आपको उसकी डेफिनेशन करा रही हूँ। तो थाइन के बारे में बताती हूँ, थाइन ने शिक्षण की परिभाषा में क्या कहा है। देखिए, अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण आपको पता है क्या है? शिक्षण मीन्स होती है टीचिंग, जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको कहा जाता है टीचिंग। और टीचिंग मतलब बच्चा क्या उसमें अधिगम कर रहा है, कैसे उस चीज़ों को सीख रहा है, टीचर कितने अच्छे से उसको समझा पा रहा है, तो वो चीज़ें क्या होती है हमारी शिक्षण। तो देखिए थाइन ने क्या कहा है कि अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। हमारा अधिगम मीन्स होता है सीखना, ठीक है, कि हम कितना सीख पा रहे हैं, उसमें वृद्धि जो हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं, टीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये थाइन ने कहा है अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे बर्ट के बारे में। देखिए बर्ट ने क्या कहा है। बर्ट ने कहा है कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। इन्होंने कहा है जो शिक्षण है टीचिंग, वो अधिगम के लिए मतलब अधिगम हेतु प्रेरणा का काम करती है। प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है, ठीक है। शिक्षण जब टीचिंग होती है तभी तो बच्चा अधिगम कर पाता है, सीख पाता है चीज़ों को, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, शिक्षण अधिगम है तो प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। ये आपको यूपी टैट में देखने को मिलती है इस तरीके की परिभाषा है, या रीट के एग्जाम में। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप कोई भी टैट एग्जाम देना चाहेंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, बस एक सी टैट को छोड़कर। चलिए अब चलते हैं आगे, और परिभाषाएं मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। जैसे कि हमारे B.O. स्मिथ है, उन्होंने क्या कहा है, ठीक है। तो देखिए B.O. स्मिथ ने क्या कहा है, शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है। इन्होंने कहा है कि शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। इन्होंने क्या कहा है, जो शिक्षण है टीचिंग क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। मतलब जब आप बच्चे को टीचिंग करा रहे हैं तो टीचिंग के थ्रू ही तो आप ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चा सीख पाए। बच्चा अगर आप हर तरीके के बच्चे को जज कर लेते हो कि बच्चा किस विधि के द्वारा सीख सकता है, किस तरीके से हम इस बच्चे को सिखा सकते हैं, कौन सी विधि का प्रयोग करें जो इस बच्चे को चीज़ें आसानी से समझ में आए, तो आप जब टीचिंग कराते हैं तो वो बच्चे के लिए क्या हो जाता है, आप इस तरीके की विधियों का जो प्रयोग करते हैं उससे क्या होता है कि बच्चे की सीखने की तो उत्सुकता होती है वो जागृत हो जाती है, क्योंकि बच्चे को इतनी अच्छी विधि से आप टीचर प्रयोग करके उसको समझाता है कि बच्चा सीखने में क्या करता है, इंटरेस्ट लेने लगता है। तो देखिए शिक्षण ही है जिससे बच्चा मतलब शिक्षण टीचिंग ही है जिसके थ्रू आप बच्चे को अच्छे से सिखा सकते हो हर एक विधि का प्रयोग कर कर। तो देखिए B.O. स्मिथ ने क्या कहा है कि शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। बिल्कुल सही बात है, सीखने की उत्सुकता जागृत कर देती है बच्चे के अंदर, क्योंकि बच्चा क्या करता है, तो बच्चा जब टीचर अच्छी विधियों का प्रयोग करता है, बच्चे को जज कर लेता है कि बच्चा किस विधि से सीख सकता है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चे को उस तरीके से जब टीचर सिखाने की कोशिश करता है तो बच्चे को इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि बच्चा उस चीज़ को समझ पा रहा है, क्योंकि टीचर ऐसी विधि का प्रयोग कर रहा है ना कि जिससे बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, बच्चा सीखने के लिए उत्सुक हो जाए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। शिक्षण क्या है, मतलब शिक्षण अगर कोई भी टीचर पढ़ाने जा रहा है क्लास में तो उसका एक उद्देश्य होगा कि मुझे आज ये पढ़ाना है, यहाँ तक समझाना है, ठीक है। तो शिक्षण क्या है, एक उद्देश्य केंद्रित क्रिया होती है, ठीक है। तो इन्होंने किसने कहा है, B.O. स्मिथ ने ये बात कही है। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए शिक्षण जो है टीचिंग, जब क्लास में टीचर जाता है तो क्लास में जाने के बाद बच्चों को पढ़ाता है और उसको समझाता है और हर तरीके की विधि का प्रयोग करता है। जैसे कि एक आज के टाइम में जो शिक्षक होता है उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है। बाल मनोविज्ञान मीन्स कि बालक के व्यवहार का वो अध्ययन करा हुआ होता है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होने का मतलब है कि बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है कि बच्चे को हम किस विधि का प्रयोग कर कर अच्छे से समझा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने शिक्षण में और इम्प्रूवमेंट करके बच्चे को और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा सकते हैं जिससे कि बच्चा इंटरेस्ट लेने लगे। तो टीचिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हर बच्चे की लाइफ में, ठीक है। जब टीचर उसको पढ़ाता है तो बच्चा क्या करता है, इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, क्योंकि टीचर को पहले ही बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है और बालक के व्यवहार को जज कर लेता है। चलिए मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ डेविस ने क्या कहा है शिक्षण के बारे में। देखिए
डेविस ने कहा है कि शिक्षण की 4 अवस्थाएं, टीचिंग की कितनी उन्होंने अवस्थाएं बताई है डेविस ने, इन्होंने बताई है टीचिंग मतलब शिक्षण की 4 अवस्थाएं बताई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए जैसे कि नियोजन, पहले टीचर को क्या कर लेनी चाहिए, प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने शिक्षण की 4 अवस्थाएं बताई और 4 अवस्थाएं आपके माइंड में होनी चाहिए। डेविस ने बताई शिक्षण की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी, नियोजन मतलब प्लानिंग होनी चाहिए, व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, अग्रसर लीडिंग एंड नियंत्रण कंट्रोल। तो इन्होंने ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। आपको ये पता होना चाहिए डेविस के अकॉर्डिंग शिक्षण की 4 अवस्थाएं, और वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी, नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 4 अवस्थाएं, नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण। ये चारों ही अवस्था आपको डेविस की याद रखनी है कि इन्होंने शिक्षण की 4 अवस्थाएं दी और 4 अवस्थाओं का नाम आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण इन 4 अवस्थाओं के थ्रू होना चाहिए, ये डेविस ने कहा है। चलिए मैं आगे आपके साथ डिस्कस करती हूँ। हफ तथा डंकन, हफ तथा डंकन ने भी यही परिभाषा में उन्होंने बताया है, शिक्षण में 4 प्रक्रियाएं उन्होंने बताई, लेकिन उनकी 4 प्रक्रियाएं थोड़ा अलग है। ठीक है, हफ तथा डंकन ने भी शिक्षण की 4 चरणों की प्रक्रिया बताई और वो चारों चरण कौन कौन से हैं, उन्होंने भी सबसे पहले क्या दिया है, नियोजन, प्लानिंग। देखिए सबसे पहले जो टीचर पढ़ाता है वो सबसे पहले क्या करता है, एक प्लानिंग करता है कि मुझे आज क्लास में जाके ये बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, ये इस टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा और इस टॉपिक को मैं यहाँ से यहाँ तक कवर कराऊंगा। तो पहले सबसे पहले टीचर का क्या काम होता है टीचिंग करने से पहले, कि सबसे पहले उसको क्या कर लेनी चाहिए, एक प्लानिंग, एक प्लान बनाना चाहिए, एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि मुझे आज इस तरीके से क्लास में जाके ये टॉपिक पढ़ाना है और इस टॉपिक को यहाँ तक पढ़ाना है। जब वो पहले ये प्लानिंग करके जाएगा तो वो बिल्कुल एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कक्षा में जाके बच्चों को पढ़ा पाएगा और जो भी बच्चा क्वेश्चन टप करेगा उसको वहाँ तक समझा पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा, क्योंकि उसका मोटिव है कि वो आज कक्षा में यहाँ तक पढ़ाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला शिक्षण का जो हमारा वो है चरण, वो क्या है, नियोजन, एक प्लानिंग होनी चाहिए, यह हफ्ता था डंकन ने कहा है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, उन्होंने दूसरा चरण क्या बताया, निर्देशन। तीसरा उन्होंने क्या बताया है, मापन। और फोर्थ उन्होंने क्या बताया, मूल्यांकन। तो आपको देखिए हफ तथा डंकन के भी चारों चरण आपको याद होने चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना दोनों के बीचों में डेविस तथा हफ तथा डंकन के बीच में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चारों की चरण आपको याद होने चाहिए। डेविस ने 4 अवस्थाएं बताई वो आपको माइंड में होनी चाहिए, हफ तथा डंकन ने 4 चरण बताए शिक्षण प्रक्रिया के, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से बताए, नियोजन, निर्देशन, मापन एंड मूल्यांकन। हफ तथा डंकन ने बताई है 4 चरण शिक्षण प्रक्रिया के, तो आपको ये पता होना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया के जो 4 चरण दिए वो नियोजन, निर्देशन, मापन, मूल्यांकन हफ तथा डंकन ने दिए हैं और डेविस ने दिए थे नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण और नियंत्रण। ये चारों आपको अपने माइंड में रखने, 2 से 4 बार आप पढ़ेंगे आपके माइंड में आ जाएंगे। चलिए मैं चलती हूँ आगे की तरफ। चलिए मैं आपको शिक्षण के बारे में आगे बताती हूँ। हैंड बुक ऑफ रिसर्च टीचिंग, हैंड बुक ऑफ रिसर्च टीचिंग। देखिए इसमें शिक्षण को क्या बताया गया है, देखिए शिक्षण जो टीचिंग है हमारी, शिक्षण एक प्रकार का अंतर्व्यक्तित्व प्रभाव है। शिक्षण क्या है, एक प्रकार का अंतर्व्यक्तित्व प्रभाव है जो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करने की दृष्टि से किया जाता है। जो दूसरा व्यक्ति है उसके व्यवहार को हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। कैसे, शिक्षण के थ्रू। मैंने आपको अभी क्या बताया कि शिक्षण क्या है, बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसके व्यवहार को किस तरीके से हम परिवर्तित करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, शिक्षण। एक टीचर का इसमें बहुत ही अच्छा रोल होता है। टीचर ही तो क्लास में जाके टीचिंग करता है, टीचिंग मीन्स शिक्षण। ठीक है, तो देखिए शिक्षण क्या है, शिक्षण एक अंतर्व्यक्तित्व प्रभाव है जो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करने की दृष्टि से किया जाता है। तो ये होता है आपका टीचिंग। मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। देखिए आप समझ गए होंगे कि कक्षा में एक टीचर जाता है और टीचर को क्या होता है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है। बाल मनोविज्ञान के ज्ञान का अर्थ क्या होता है कि बालक के व्यवहार का वो अध्ययन करा हुआ होता है, तो उसको सब समझ में आ जाता है कि किस बच्चे को हम किस तरीके से समझा सकते हैं और किस तरीके से एक बच्चा चीज़ों को सीख सकता है। तो टीचिंग ही है जो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करती है। ठीक है, परिवर्तन कर देती है। तो टीचिंग ही है जो दूसरे बच्चे के व्यवहार को क्या करती है, परिवर्तित करती है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये यहाँ तक समझ में आया है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, राज स्टडी पॉइंट को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी वैसे बाल केंद्रित शिक्षा, जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।